केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2025 को दक्षिण गोवा में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पार्थगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्षगांठ उत्सव सार्ध पंच शतामनोत्सव के अवसर पर भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। ये प्रतिमा, जिसे भारत के महत्वपूर्ण मूर्तिकार रामसुतार ने तैयार किया है, वही शिल्पकार हों जिन्होंने गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। मूर्ति के साथ ही इस अवसर पर मठ परिसर में एक नया रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय यानी राम म्यूजियम का भी उद्घाटन हुआ। इसके अलावा समारोह में 550वीं वर्षगांठ की स्मृति में विशेष डाक टिकट व स्मृति सिक्का जारी किया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये धार्मिक सांस्कृतिक पहल आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा व श्रद्धा का स्रोत बनेगी एवं मठ की धरोहर और देश की संस्कृति को एक नई पहचान मिलेगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। इसी बीच सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, ताकि विवाद को शांत किया जा सके। सिद्धारमैया ने कहा कि जब भी हाईकमान बुलाएगा वे दिल्ली जाकर अपना पक्ष रखेंगे और पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। दूसरी ओर शिवकुमार ने भी नरम रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें किसी पद की चाह नहीं है, पार्टी जो निर्णय करेगी वे उसे स्वीकार करेंगे। पिछले कुछ दिनों से दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर भी तल्खी देखने को मिली थी, जिसके बाद हाईकमान सक्रिय हुआ। माना जा रहा है कि यदि ये बैठक सफल रही तो सरकार में स्थिरता बनी रह सकती है, अन्यथा पार्टी नेतृत्व को खुद हस्तक्षेप कर अंतिम फैसला लेना पड़ सकता है। आधार से जुड़ी एक बड़ी सुविधा अब आपके लिए आसान हो गई है। यूआईडीएआई ने घोषणा की है कि उन्होंने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता अब घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इससे पहले ये काम केवल आधार नामांकन केंद्र या आधार सेवा केंद्र जाकर ही हो पाता था। इस अपडेट के लिए सिर्फ 75 रुपये शुल्क लगेगा। नए प्रोसेस में फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका मोबाइल नंबर बदलने का काम होगा। आपका समय और मेहनत बचेगी। फिलहाल ये सुविधा ऐप में सक्रिय कर दी गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओज और अन्य चुनाव कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को लिखे अपने लेटर में साफ कहा है कि कई बीएलओज को धमकियों और संभावित खतरों की जानकारी मिली है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। ये पत्र पिछले कुछ दिनों में बीएलओज द्वारा लगातार किए गए विरोध प्रदर्शन और कुछ घटनाओं में सुरक्षा उल्लंघन की रिपोर्टों के बाद आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीएलओज को बिना भयभाव के स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल, समूह या व्यक्ति द्वारा दबाव, धमकी या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस परिस्थिति में चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीईओ कार्यालय स्टाफ को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि बीएलओज की सुरक्षा बनी रहे। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था में चूक होगी या किसी अधिकारी या पार्टी द्वारा धमकी या दबाव पाया गया तो कानूनी और चुनावी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में हुए दुखद हादसों में 2 युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी 16 वर्ष और एक अन्य किशोर अभ्यास के दौरान गिरा पोल गिरने से घायल हुए थे। हार्दिक को अस्पताल ले जाते समय और अन्य किशोर को बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिजनों से सांत्वना देने हरियाणा के रोहतक का दौरा किया और साफ कहा कि यह हादसा खेल संरचनाओं की खराबी की ओर इशारा करता है, इसलिए राज्य को अपनी खेल व्यवस्था और खिलाड़ियों की सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मान पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि इस त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनी ने कहा कि ऐसे हादसों पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और पूछा कि क्या पंजाब अपनी शराब या नशे की समस्या देख रहा है, बजाय कि अपनी सीमाओं से बाहर आकर हरियाणा की त्रासदी पर बयान देने के। सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी खेल परिसर, विशेषकर बास्केटबॉल कोर्ट की समीक्षा कर रही है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है और देरी से मरम्मत के लिए पहले से आवंटित सांसद निधि यानी 18 लाख रुपए पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी स्थापित करने की प्रक्रिया अब तेज हुई है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर करीब 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्य रूप से रणबीर गंगवा यानी कैबिनेट मंत्री और अन्य नेताओं ने इस पहल को आगे बढ़ाया है। हिसार क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी एमएचआरडी ने आईआईटी के लिए भूमि की मांग की थी। इसके बाद राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को 300 एकड़ जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड सरकार और 13 अखाड़ों की संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया गया कि हरिद्वार में 14 जनवरी 2027 से अर्धकुंभ का शुभारंभ होगा, जो लगभग 3 महीने तक चलेगा। इस बार अर्धकुंभ में पहली बार 4 शाही स्नान और कुल 10 प्रमुख स्नान तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, मेष संक्रांति और चैत्र पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, घाटों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। अखाड़ों ने भी सभी तिथियों पर अपनी सहमति दी है। सरकार का उद्देश्य अर्धकुंभ को महाकुंभ की तर्ज पर भव्य और सुरक्षित निर्देश से आयोजित करना है, ताकि देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का 81 वर्ष की आयु में कानपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जायसवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कानपुर के मेयर के रूप में की थी और बाद में 3 बार लोकसभा सांसद बने। केंद्र सरकार में उन्होंने गृह राज्य मंत्री और कोयला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। सहज, सरल और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले जायसवाल को यूपी की राजनीति में एक प्रभावशाली ओबीसी नेता माना जाता था। उनके निधन से कांग्रेस में इसे अपूरणीय क्षति बताया है, जबकि कानपुर के लोग उन्हें एक विकासोन्मुख और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में याद कर रहे हैं। एक बेहद दर्दनाक हादसे में सहारनपुर के पास एक बजरी यानी सैंड लदा डंपर पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक मां, बेटा और एक बेटी दामाद दंपत्ति भी शामिल थे। वे सभी किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने से लौट रहे थे। डंपर के पलटने के तुरंत बाद एक कार जो उनके पीछे थी उस घटना की चपेट में आ गई। उसकी हालत इतनी खराब रही कि वो लगभग पिचक कर लगी और केवल 2 फुट बची। ये हादसा इलाके में भारी संकट और दुख का कारण बना। मृतकों में बुजुर्ग, जवान और युवा 3-3 पीढ़ियां शामिल थीं, जिससे परिवारों पर गहरा सदमा हुआ। स्थानीय लोग और पुलिस दोनों हादसे की वजह सड़क, वाहन और ट्रक की लोडिंग की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली चैतू, नाम संभावना के अनुसार, ने हाल ही में सरेंडर कर दिया, जिसे 2013 के झीरम हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। उस हमले में कथित तौर पर कई लोगों, जिनमें कुछ कांग्रेस नेता समेत कुल 32 लोगों की जान चली गई थी। ये सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि चैतू की गिरफ्तारी या सरेंडर से नक्सली नेटवर्क को झटका लगेगा। सरेंडर की जानकारी देने वालों के अनुसार चैतू लंबे समय से सक्रिय था और उस पर इनामी राशि घोषित थी। पुलिस नेतृत्व और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया में हाल ही में हुई डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। अर्कशा मंत्री अधिकारियों यानी शाह ने आज इस समारोह में कुल 3 थानों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में रायपुर में हैं, ने इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा पर रणनीति और नीति तय करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। ये अवार्ड उन थानों के लिए हैं जिन्होंने पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, जनता के साथ व्यवहार, अपराध नियंत्रण और समुदाय पुलिस संवाद में उत्कृष्टता दिखाई। सरकार का मानना है कि इस तरह के पुरस्कार स्थानीय पुलिस को प्रोत्साहित करेंगे और पूरी पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर में एक स्लीपर बस तबाह हो गई, वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस भीषण हादसे में अगर 2 पुलिस कांस्टेबलों ने वीरता न दिखाई होती तो शायद 43 यात्रियों की जान जा चुकी होती। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बस से लोगों को बाहर निकाला और 43 यात्रियों को बचाया। कांस्टेबलों ने कहा कि अगर वो 2-3 मिनट और लेट होते तो बहुत से लोग जिंदा जल जाते। इस तरह उनकी तत्परता ने बड़े हादसे को टाला। ये घटना न केवल यात्रियों के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी सराहनीय है, जिन्होंने संकट के समय बहादुरी दिखाई। एक ताज़ा विश्लेषण एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत ने अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने का श्रेय अर्जित कर लिया है। बताया गया है कि हाल की रक्षा उपक्रम जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा रेटिंग को मजबूती से ऊपर उठाया है, जिससे उसकी सामरिक स्थिति और विश्वास मूल्य दोनों बढ़े हैं। सिर्फ रक्षा नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। निवेश के क्षेत्र में उसने चीन को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया भर के निवेशक भारत पर भरोसा दिखा रहे हैं। इस रैंकिंग में सुधार ये संकेत देता है कि भारत अब न सिर्फ क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की ओर है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का एक नया गाना जारी हुआ है और रिलीज के महज 3 घंटे में उसे 2 मिलियन से भी अधिक व्यूज मिल गए, साथ ही 7 लाख से अधिक लाइक मिले। ये गाना उनकी हत्या के बाद जारी किया गया उनका 9वां गाना है। इस तेजी से लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि उनके संगीत और पहचान ने मौत के बाद भी फैंस में अपनी गहरी पकड़ बनाए रखी है। नए गाने की सफलता दर्शाती है कि उनकी याद और संगीत प्रेमियों की श्रद्धा बरकरार है।
बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के खिलाफ उत्तराखंड में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि वे एवं अन्य लोग एलयूसीसी नामक चिटफंड घोटाले से जुड़े थे। कहा जा रहा है कि एलयूसीसी ने राज्य में लगभग 35 शाखाएं खोल रखी थी और अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की तेज होती जांच में अधिकारियों ने इस सिलसिले में नामजद लोगों को सीधे तौर पर लिंक किया है। एफआईआर और जांच का उद्देश्य स्पष्ट करना है कि क्या उन शाखाओं की स्थापना, निवेश और लोगों से वसूली के पीछे इन अभिनेताओं या अन्य बड़ी हस्तियों की भागीदारी थी, जिससे निवेशकों को हुए नुकसान और कथित रूप से धोखाधड़ी की संभावना की सील लगे। ये मामला चिटफंड निवेशकों, वित्तीय धोखाधड़ी और हर आम आदमी के पैसे से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण मीडिया और जनता दोनों का ध्यान खींच रहा है। 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। ये फैसला राजधानी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। फिल्म जो